पिछले साल से आप जिस G20 समिट के पोस्टर्स, इंडियन रील्स, रोड्स और पिछले कुछ दिनों से पूरे इंटरनेट पर सुन रहे थे, वो आखिरकार सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई जा चुकी है। जिस तरह घर कोई बड़ा इवेंट करवाते हैं तो कहीं ना कहीं डर रहता है ना कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यही सेम कंसर्न पूरे भारत का G20 समिट को लेकर भी था। लेकिन आज G20 समिट के सम अप होने के बाद हम कह सकते हैं द जॉब हैज बीन डन। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि G20 समिट में आखिर हुआ क्या, किस तरह की डील्स साइन की गई, किन चीजों पर रजामंदी दी गई। ऐसे सवाल अगर आपके मन में भी हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेहमानों के स्वागत से लेकर G20 समिट की समाप्ति तक की उपदेश आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अफ्रीका यूनियन नाउ पार्ट ऑफ G20। जैसे इंडिया की प्रेसिडेंसी में G20 की टीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। पहले दिन में मीटिंग्स दो सेगमेंट में की गई थी, पहला वन अर्थ और दूसरा वन फैमिली। सेशन की शुरुआत में ही हिस्टोरिकल डिक्लेरेशंस किया गया और अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का हिस्सा बनाया गया। तो बेसिकली अब G20 G20 न होकर G21 हो गया है। अफ्रीका यूनियन का इंडिया प्रेसिडेंसी में G20 का हिस्सा बनना इस बात को दर्शाता है कि डेवलपिंग नेशंस में भारत का अब एक रुतबा बन चुका है और वो अपने साथी देशों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन एक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो भारत की इस समिट से पहले दिन रही, वो थी G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को समिट में मौजूद सभी मेंबर्स ने अपनी सहमति देकर पास कर दिया। ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन यह चमत्कार हो ही गया। पिछले साल की समिट के दौरान प्रेजेंट की गई डिक्लेरेशन में रूस की कड़ी निंदा की गई थी यूक्रेन के साथ वॉर करने के लिए, जिसके कारण रूस ने डिक्लेरेशन को अप्रूव करने से मना कर दिया था। लेकिन भारत ने जो 32 पेज का डिक्लेरेशन बनाया, उसमें उन्होंने बड़ी समझदारी से अंडर द लेयर प्रेजेंट करके मेंबर्स को ऐसे सब परोसा कि सभी मेंबर्स ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के डिक्लेरेशन को पास कर दिया। तीसरा, न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की पॉइंट्स। G20 में रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक 3 गुना ज्यादा बढ़ाने की बात की गई और यह पॉसिबल इसलिए है क्योंकि उसी टेबल पर कोल और फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूस करने वाले देश मौजूद थे, जिनके सहयोग से यह टारगेट अचीव करना पॉसिबल हो पाएगा। डेवलपिंग नेशंस को क्लाइमेट गोल्स अचीव करने के लिए $5 ट्रिलियन तक देने की बात की गई है और यह भी सामने आया कि अगर पूरी दुनिया को 2050 तक नेट जीरो पर लाना है तो 2030 तक $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हर साल की जानी चाहिए। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में लो और मिड इनकम कंट्रीज के डेट मैनेजमेंट में क्रिप्टो से जुड़ी टैक्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इंड्यूस करने का सुझाव दिया गया। इन मुद्दों के साथ साथ नई दिल्ली डिक्लेरेशन में टेररिज्म जैसे टॉपिक्स को टच किया गया है और पेरिस एग्रीमेंट, जिसे पिछली समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इनकार कर दिया था, उसे भी क्लीन चिट मिल गई है। मोदी एंड बिडेन बायलैटरल मीटिंग। सभी मेंबर्स के साथ हुई समिट के बाद उसी रात मोदी जी और बिडेन के बीच एक बायलैटरल मीटिंग हुई, जिसमें प्लैनेटरी डिफेंस मिशंस और स्पेस मिशंस, जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा, जैसे विषयों पर बात हुई। इसी मीटिंग के दौरान किलर ड्रोन्स, हाई क्वालिटी जेट्स खरीदने की बात की गई और साथ ही बात की गई भारत को शिप रिपेयरिंग हब बनाने की। और इन सब चीजों के साथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे 5G और 6G कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग भी बात की गई। G20 समिट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को क्लीन चिट मिली, जिसमें एक मेगा रेल और शिपिंग प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है, जिसमें एक नेटवर्क बनाया जाएगा जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा। इस प्लान को जहाँ जो बिडेन गेम चेंजिंग इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं, वहीं अंडर द लेयर दुनिया समझ पा रही है कि ये प्रोजेक्ट चीन को एक करारा जवाब है जो उनकी BRI को काउंटर करेगा। इंक्रीज इन बायोफ्यूल यूजेज। इन सब मुद्दों के साथ साथ G20 समिट के पहले ही दिन बायोफ्यूल अलायंस की भी तस्वीरें दुनिया को देखने को मिली। यह अलायंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की डायरेक्शन में काम करेगा, जिसके चलते ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एमिशंस को कम करने पर फोकस किया जाएगा। क्लीन कुकिंग फ्यूल का एक्सेस बढ़ाया जाएगा, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़े। इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस अलायंस में एथेनॉल का यूज बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है, क्योंकि यह एक रिन्यूएबल फ्यूल है और शुगर केन से बनाया जा सकता है। पिछले साल भारत ने ट्रांसपोर्टेशन में बायोफ्यूल यूज में 10% मार्क अचीव कर लिया है और अब वो 20% मार्क को टारगेट कर रहे हैं। हाइलाइट्स फ्रॉम G20 सेकेंड डे वन फ्यूचर। ऐसा लग रहा है ना जैसे भारत ने तो पहले ही दिन सब अचीव कर लिया, लेकिन समिट के अगले दिन वन फ्यूचर वाला सेगमेंट कंडक्ट किया गया, जिससे पहले सभी मेंबर्स राजघाट गए, जहाँ पर सभी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वहाँ भारत की सभी उपलब्धियों का कोई न कोई नमूना पेश किया गया और सभी मेंबर्स को खादी का अंग वस्त्र पहनाया गया और वो भी एक तस्वीर के सामने। तस्वीर में एक कुटिया बनी हुई, जिसे बापू की कुटिया के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के वर्धा में सेवाग्राम आश्रम आज भी है। 1936 से 1948 तक यह बापू का निवास स्थान था और इसी जगह बापू का निधन भी हुआ था, जिसके बाद वन फ्यूचर सेगमेंट की शुरुआत की गई, जिसमें यह बात सामने रखी गई कि दुनिया के विकास के लिए सब देशों को साथ काम करना होगा। इसी सेगमेंट के दौरान AI और वुमेन लेड स्टार्टअप जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। G20 समिट जो भारत के लिए एक बड़ा चांस था पूरी दुनिया को अपने कल्चर और अपनी अचीवमेंट से रूबरू करवाने का, वो उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि इंटरनेशनल इवेंट्स पुल ऑफ करने के लिए एक इंडियन वे भी एग्जिस्ट करता है, जो अमेरिकन और चीनी से बिल्कुल अलग है। भारत के लिए G20 समिट में डिक्लेरेशन अप्रूव करवाना और एक इंटरनेशनल अलायंस के साथ साथ मेगा रेल प्रोजेक्ट पर भी क्लीन चिट पाना एक जीत नहीं तो क्या है। लेकिन इस जीत के बीच में एक चीज है जिस पर पूरी दुनिया सोच में है। समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सीट के सामने इंडिया नहीं बल्कि
बल्कि भारत का कार्ड रखा गया था। तो क्या इंडिया का नाम बदल के भारत रखने की बात कोई र्यूमर नहीं थी? क्या अब ये मुद्दा और बढ़ सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।